अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री और इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो जब से केमिस्ट्री बनी है तब से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, हम लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और केमिस्ट्री की वजह से हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ करने को मिली हैं। अगर हम केमिस्ट्री के एडवांटेजेस की बात करें तो जो मेजर रोल केमिस्ट्री का जिस जिस फील्ड में है, हम लोग उन फील्ड्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री का रोल जो है वो पेट्रोलियम में है। जो पेट्रोलियम है उसका क्या मतलब होता है? पेट्रो मीन होता है रॉक, ओलियम मीन ऑयल। तो पेट्रोलियम का मतलब होता है रॉक ऑयल। तो जो हम लोग बाइक्स वगैरह में पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं वो ऐसा सच हमें सॉइल से नहीं मिल जाता, बल्कि हम लोग उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से हम लोग उसको सेपरेट आउट करते हैं और वो सेपरेट आउट होता है पेट्रोल में, डीज़ल में, केरोसिन ऑयल में और इस तरह से मुख्तलिफ ऑयल्स में वो उसमें सेपरेट आउट हो जाता है। तो उसमें से हम लोग फिर पेट्रोल, डीज़ल हम अपनी डेली लाइफ में जहाँ जहाँ हमने यूज़ करना होता है इस तरह से हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। तो जो पेट्रोलियम है उसके अंदर जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है ना, वो हमारा केमिस्ट्री की वजह से होता है। केमिस्ट्री के अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। तो ऐसा इट मीन्स क्या है कि हम लोगों का केमिस्ट्री ही बेसिकली पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करने के लिए, पेट्रोल को निकालने के लिए, डीज़ल को निकालने के लिए जो भी हम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं वो हम केमिस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो सेकंड जो इसका मेजर एडवांटेज है ना केमिस्ट्री का, वो है रोल इन द पेट्रोकेमिकल सब्सटेंसेस। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द पेट्रोकेमिकल सब्सटेंसेस। जो पेट्रोकेमिकल सब्सटेंसेस है ना, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमें पेट्रोलियम की वजह से मिलते हैं। तो जब पेट्रोलियम का प्रोसेस हो रहा होता है तो जब हम उसको रिफ़ाइन करते हैं तो उसके साथ हमें कुछ सब्सटेंसेस भी मिलते हैं। वो सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हमारे पास इथाइलिन भी हो सकती है, वो हमारे पास मीथेन भी होती है, वो हमारे पास बेंजीन भी हो सकती है और वो हमारे पास एरोमेटिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं। तो इसको भी निकालने के लिए और इसका मेजर रोल जो है वो क्या है? केमिस्ट्री। अगर हम केमिस्ट्री के नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो केमिस्ट्री का सबसे बड़ा रोल जो है वो मेडिसिन्स में है। तो हम लोग जब मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए जो भी मेडिसिन यूज़ करते हैं वो हम तक केमिस्ट्री की बदौलत हम तक पहुंची हैं। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट रोल की बात करें केमिस्ट्री की तो उसका है मेडिसिन में, मेडिसिन तो हो गया, उसके बाद हमारा डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट में हमारा बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री का रोल है। जो डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स भी बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं, जिसको हम लोग अपनी डेली लाइफ में वॉशिंग प्रोसेसेस के लिए यूज़ करते हैं। लाइक वी यूज़ टू वॉश द हाउसेस, वी यूज़ टू वॉश द क्लॉथ्स। इस तरह से बेसिकली डिटर्जेंट्स का प्रोसेस और उसका जो रीज़न होती है उसको यूज़ करने की, इसको वॉशिंग प्रोसेसेस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द रोल ऑफ द केमिस्ट्री इज़ इन सोप। सोप भी बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती है और इसका भी जो सोप का भी बेसिकली जो यूज़ होता है ना वो हमारे पास होता है कि टू वॉश द फेसेस, हैंड्स एंड द बॉडी। नेक्स्ट वन, द रोल ऑफ केमिस्ट्री इज़ इन द पेपर इंडस्ट्री। जो पेपर हम लोग राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं वो पेपर भी हमारे पास केमिस्ट्री की ही वजह से हमारे पास मौजूद है। इसी तरह से मेजर रोल जो केमिस्ट्री का नेक्स्ट वन है वो है प्लास्टिक में। जो प्लास्टिक होता है वो भी केमिकल सब्सटेंसेस से मिलके बना होता है और वो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है। जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक इज़ मेड फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो प्लास्टिक्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मीन्स दैट इट कैन बी टर्न आउट इनटू द एनी इजिएबल शेप, मीन्स इट कैन बी मोल्डेड आउट। इसको हम आराम से तोड़ मोड़ सकते हैं, इसको अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ायरेबल शेप्स के अंदर हम लोग इसको लेके आ सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और जिस चीज़ क्योंकि हमारे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक प्रेजेंट है, हम लोग डिफरेंट शेप्स के अंदर प्रेजेंट है, तो वो जितनी भी शेप्स हैं प्लास्टिक की वो सब कुछ जो प्लास्टिक ऐसा हमारे पास मौजूद है वो भी हमारे पास केमिस्ट्री की ही बदौलत मौजूद है।
इसके अलावा जो केमिस्ट्री का जो एडवांटेज है वो है हमारे पास पेंट्स के अंदर, जो पेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, रंग साजी वगैरह जो हम लोग घरों में करते हैं या जहाँ भी हम लोग बिल्डिंग्स वगैरह में यूज़ करते हैं, पेंट्स वगैरह जो हम कलरिंग करते हैं, वो सब हमारे पास केमिस्ट्री की ही बदौलत हमारे पास है। उसके बाद पिगमेंट्स भी जो हैं वो भी हम लोग जो यूज़ करते हैं, ये पिगमेंट्स जो बेसिकली यूज़ करते हैं ना, ये पिगमेंट्स क्या होते हैं, पिगमेंट्स जो होते हैं वो हम लोग कोई भी सब्सटेंस को जो है वो कवरिंग के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको उसके ऊपर कवरिंग करते हैं। और पिगमेंट्स जो होते हैं वो भी हमारे पास केमिस्ट्री की ही वजह से हमारे पास प्रेजेंट है, जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को कलर दे सकते हैं, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और या भी किसी चीज़ को डेकोरेट करने के लिए भी हम लोग पिगमेंट्स वगैरह को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन जो रोल ऑफ केमिस्ट्री है वो है हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स में और पेस्टिसाइड्स में। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो मोस्टली हम लोग एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। और एग्रीकल्चर में हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग जो भी कोई कीड़े वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह, ये पेस्ट वगैरह जो है वो हमारी क्रॉप्स को ख़राब कर रहे हैं, हम लोग उनको किल करते हैं ताकि हमारे पास अच्छी से अच्छी क्रॉप जो है ना वो हमारे पास हम लोगों के पास खाने को मिले, और हम लोग उसको डेली लाइफ में जो भी हम क्रॉप यूज़ करें वो हमारे पास इंसेक्ट्स और पेस्ट से साफ़ हो। उसके अलावा ये सब जो हमने पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बेसिकली दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ द केमिस्ट्री। सिर्फ यहाँ तक केमिस्ट्री नहीं मौजूद, यहाँ तक लिमिटेड नहीं होगी। केमिस्ट्री जो है वो वाइड है, केमिस्ट्री की वाइड एडवांटेजेस हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हम लोग इसको इतना ही कवर करेंगे। थैंक यू। एडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा था, तो अब हम डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो जहाँ पे केमिस्ट्री के इतने सारे फ़ायदे मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके थोड़े बहुत नुकसानात भी हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि केमिस्ट्री ने हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है बाय प्रेजेंट ऑफ द डिफरेंट मेडिसिन इन दिस वर्ल्ड। और उसके अलावा हमारी इन्वायरमेंट बहुत अच्छी हो गई है, हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल गई हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हमें उसकी वजह से बहुत से नुकसानात भी उठाने पड़े हैं। उनमें से जो हम केमिस्ट्री के डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो अभी हमने केमिकल इंडस्ट्रीज़ भी पढ़ी थी, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री पढ़ी थी, सोप इंडस्ट्री पढ़ी थी, डिटर्जेंट इंडस्ट्री पढ़ी थी, उसके बाद पेट्रोलियम इंडस्ट्री पढ़ी थी। तो उनकी वजह से ना हमारे पास क्या डिसएडवांटेज हुआ है, हमारी एयर पोल्यूशन हो गई है। उसके बाद हमारी वाटर कंटेमिनेंट हो गई है, मीन्स हमारे वाटर के अंदर बहुत से ना टॉक्सिक मटेरियल्स ऐड हो गए हैं, जिससे हमारे वाटर को ख़राब कर दिया। हमारी सॉइल पोल्यूटेड हो गई है। और उसके अलावा जब हमने मुख्तलिफ केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को यूज़ किया, मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स को यूज़ किया, तो उसकी वजह से हमारे पास टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल भी पैदा हो गया है, जिसने हमारी सराउंडिंग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, हमारी सराउंडिंग को बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या पता चला है कि हर चीज़ के एडवांटेजेस के साथ साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की। वैसे तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन हम इस 9th क्लास की जो केमिस्ट्री की बुक है, इसमें हम जस्ट 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे। लेकिन इन ब्रांचेस को कंप्लीट करने के बाद मैं फिर भी आपको बाकी ब्रांचेस के नाम भी बताऊंगी और उनके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी दूंगी, जो आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। जो हमारी सिलेबस की बात करें तो 9th क्लास की जो केमिस्ट्री की बुक है, उसके अंदर जो जिन जिन ब्रांचेस की बात की गई है, अगर हम उनकी बात करें वन बाय वन, तो उनके पहले हम नेम्स एक दफ़ा सारे इकट्ठे पढ़ लेते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको इनकी डिस्क्रिप्शन दूंगी। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िज़िकल केमिस्ट्री की, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिर बायो केमिस्ट्री है, फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है और एनालिटिकल केमिस्ट्री है। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। अब हम फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम फिज़िकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन को पढ़ते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the relationship between composition and physical properties of matter along with changes in them. फिज़िकल केमिस्ट्री का क्या
वो बता रहे हैं कि केमिस्ट्री की एक ऐसी शाख है जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो मैटर है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो किन किन चीज़ों से कंपोज होके बना है, और फिर हम उनके रिलेशनशिप को कंबाइन, इन दोनों को स्टडी करते हैं। और उसके अलावा ये देखते हैं कि अगर हम बाहर से कोई टेम्परेचर, कोई रेडिएशंस वगैरह अगर हम उस मैटर पे अप्लाई करते हैं तो उसके वजह से हमारी मैटर के अंदर कौन सी चेंजेस आ जाती हैं, वो भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जो फिज़िकल केमिस्ट्री है ना, उसके अंदर ये जो वर्ड फिज़िकल है, ये बेसिकली इसका मतलब है जिस्मानी, मतलब ये एक वर्ड फिज़िक उससे डिराइव्ड हुआ है। तो हम लोग बेसिकली मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को इसके अंदर वो जो हमें ज़ाहिर तौर पर नज़र आ रहा है हम उसको स्टडी करते हैं। अगर हम इसके अंदर जो 3 बेसिक चीज़ें हैं वो ये है कंपोजिशन, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसके अंदर ये जो चेंजेस आ रहे, ये 3 चीज़ें जो है ना इस डेफिनेशन के अंदर वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कंपोजिशन का क्या मतलब है, किसी भी मैटर की अगर हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो अगर इन 3 टर्म्स को अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली टर्म है कंपोजिशन। कंपोजिशन का क्या मतलब है, किसी भी मैटर की कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि उस वो मैटर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। अगर हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस की बात करें तो उसकी कंपोजिशन का मतलब ये है कि वो किन किन एटम से मिलकर बना है, ये उसकी कंपोजिशन होती है। ये हमने अभी प्रीवियस जो मेरा लेक्चर 1 है मैंने उसमें ये बहुत डिटेल से बताया था। अगर आपने समझना हो तो आप मेरे जो लेक्चर 1 है आप उसको पढ़िएगा, आप सुनिएगा, आपको उससे समझ आ जाएगी। इसी तरह से फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी वैसे तो हमने जो डे 1 का लेक्चर था उसके अंदर पढ़ी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको उसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी मैटर की जो होती है उसका मतलब ये होता है कि हम उसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्मेल, टेस्ट, टेक्सचर, डेंसिटी, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड और सॉलिड को स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास उसकी किसी भी मैटर की ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। जैसे कि अगर फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ़ एटम की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ़ एटम का मतलब ये होता है कि जो भी हमने एटम लिया है उसका स्ट्रक्चर क्या है। वैसे तो स्ट्रक्चर ऑफ़ एटम को भी हमने डे 1 के लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ा है। आप डे 1 के लेक्चर में जाइएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस और केमिस्ट्री में जाइएगा, जो डे 1 का हमारा लेक्चर है आप उसमें से उसको निकाल के आप उसको सुनिएगा, आपको ज़रूर उससे अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। और स्मेल, टेस्ट, टेक्सचर, इन सब को हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। और अगर रहेगी हमारी जो आखिरी पॉइंट है बिहेवियर ऑफ गैसेस, तो जो बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स हैं, अगर हम उनकी बात करें कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में इनका क्या मतलब है बिहेवियर ऑफ गैसेस, सॉलिड्स और लिक्विड, तो इसका मतलब ये है कि जो बिहेवियर ऑफ गैसेस में जो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आलमोस्ट बहुत फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। और अगर हम उसको किसी भी कंटेनर में डालें तो वो बहुत ज़्यादा आज़ादाना हरकत करते हैं। अगर इसी तरह से अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स जो होते हैं वो गैसेस से थोड़े कम जो है वो फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन वो सॉलिड से ज़्यादा करते हैं। और इसी तरह से अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स जो होते हैं वो बिल्कुल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि मूव तो नहीं कर सकता लेकिन वो अपनी ही जगह पे रह के वाइब्रेट करता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। हमने कहा था कि कोई भी मैटर के अंदर चेंज आता है हम वो भी फ़िज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो वो चेंज कैसे आ सकता है किसी भी मैटर के अंदर, तो वो चेंज जो है वो या तो हम अप्लाई करते हैं टेम्परेचर या फिर हम अप्लाई करते हैं रेडिएशंस। जब हम किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस के ऊपर मतलब किसी भी फॉर्म ऑफ मैटर पे जब हम टेम्परेचर को अप्लाई करते हैं
तो जैसे कि अगर हम सॉलिड्स पे टेम्परेचर को अप्लाई करेंगे तो सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी और सॉलिड्स विल बी टर्न इनटू द लिक्विड्स। इसी तरह से अगर हम लिक्विड्स के ऊपर टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो लिक्विड्स के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो एक दूसरे के साथ मूव करना शुरू हो जाएंगे, उनकी भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी और जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो जो हैं वो गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम गैसेस के ऊपर अगर टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो भी अपनी शेप को चेंज कर देंगे और गैसेस जो हैं वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसी तरह से अगर हम इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशंस पढ़ें किसी भी मैटर के ऊपर, तो रेडिएशंस जब भी हम किसी भी मैटर पे अप्लाई करते हैं तो उसका एक नुकसान ये है कि वो मैटर जो है वो कैंसर कॉजिंग बन जाती है। जैसे कि अगर हम हमारा मैटर फॉर एग्जांपल वाटर है, अगर हम वाटर के ऊपर कोई भी रेडिएशंस वगैरह जो है वो डालेंगे तो वो जो वाटर है वो कैंसर कॉजिंग हो जाएगा। तो लेकिन वैसे जो अगर उसका मूड ऑफ उसका जो ट्रेंड है अगर हम देखें तो उसका सेम बिल्कुल टेम्परेचर के सिमिलर है। मतलब जैसे ही हम रेडिएशंस जो है वो अप्लाई करेंगे किसी भी स्टेट ऑफ मैटर पे तो उसके अंदर भी वही चेंजिंग्स आएंगी जो हमने टेम्परेचर जो है जब वो अप्लाई किया था, क्योंकि टेम्परेचर और रेडिएशंस दोनों का जो बेसिक मूड होता है वो है हीट प्रोवाइड करना। तो इसी तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो हैं वो अपनी स्टेट को चेंज कर देंगी अनटिल ये सब स्टेट्स जो हैं वो उस स्टेज पे पहुंच जाएंगी जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ वेपोराइजेशन। दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन द फिजिकल केमिस्ट्री। दिस इज़ द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ने लगे हैं जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स से मुराद प्लांट्स और एनिमल्स हैं। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the study of covalent compounds of the carbon and hydrogen, hydrocarbons and their derivatives is called organic chemistry। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन को इकट्ठा अगर हम मिलाएं तो हाइड्रोकार्बन्स यानी हाइड्रोकार्बन्स के कोवलेंट कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स का मुताला जब करते हैं तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। अब इस डेफिनेशन के अंदर 1, 2, 3 और 4 टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली कोवलेंट कंपाउंड्स, सेकंड कार्बन, थर्ड हाइड्रोजन और फोर्थ डेरिवेटिव्स। मीन्स हमें इन 4 चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए अगर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करना है। तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हमने वो कंपाउंड्स लेने हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन पे कंसिस्ट हो। इसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं स्टडी होंगे। वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने स्टडी किया है, लेकिन फ्रीडरिक वोलर जो कि जर्मनी के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर बहुत ज़्यादा काम किया, इसलिए उन्हें फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहा जाता है। मीन्स फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी अ फ्रीडरिक वोलर। He was a German scientist। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं वो नेचुरली अकरिंग भी हैं और उनको हम लेबोरेटरीज के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब लेबोरेटरीज के अंदर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? पहले वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी ना, उसमें ये समझा जाता था कि सिर्फ हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग थिंग्स से ही बना सकते हैं।
लाइक प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह से। लेकिन फिर वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया वोलेट सिंथेसिस ने, और वोलेट सिंथेसिस ने लैब के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर करके दिखाए। तब से फिर अब ये माना जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग भी हो सकते हैं, और उनको लैब्स के अंदर हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं और किस तरह के होते हैं, तो लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट वन इज मीथेन, हाइड्रोजन, इथेन और प्रोपेन। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हैं। जैसे कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ में बताया था कि 4 चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं: कोवलेंट कंपाउंड्स, कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स। अभी हमने जो लास्ट एग्जांपल की है मीथेन की, हाइड्रोजन्स की, प्रोपेन की, इथेन्स की, तो उनसे आपको हाइड्रोकार्बन्स का तो पता चल गया होगा कि हाइड्रोकार्बन्स कौन से कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर कंसिस्ट कर रहे हो। तो अब हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स और कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन और हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स बताती हूँ। तो सबसे पहले हम कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड्स बेसिकली क्या होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स के साथ अब ये कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग क्यों करते हैं? ताकि वो एक स्टेबल हो सकें, ताकि वो स्टेबल हो के कोई नोबल गैसेस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके और अपने आप को स्टेबल कर सकें। तो कोवलेंट कंपाउंड्स की ये बात तो आपको पता चल गई कि कोवलेंट कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। और वो क्यों करते हैं? ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सकें। अब अगर हम लोग स्टडी ऑफ मीथेन पढ़ें, तो क्योंकि हमें पता है कि मीथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर कंसिस्ट करता है। तो कार्बन के जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उनको 4 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है ताकि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करके एक नोबल गैसेस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करके अपने आप को स्टेबल कर लें। इसी तरह से जो हाइड्रोजन है उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसको अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत होती है। अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स तो कोई देगा नहीं और हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है। तो ये यूं करते हैं कि एक दूसरे के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं जिसमें वो एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपने वैलेंस शेल्स को स्टेबल कर लेते हैं और अपने वैलेंस शेल्स के अंदर अपने डिज़ायरेबल अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से उनको मिल जाते हैं और वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड्स आई थिंक सो अब आपको समझ में आ गए होंगे कि कोवलेंट कंपाउंड्स किस तरह के होते हैं। हम मज़ीद स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन पढ़ते हैं कि किस तरह से ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, लेकिन ये हम मज़ीद आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में बहुत डिटेल के साथ हम कोवलेंट कंपाउंड्स को भी पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्ड्स को भी पढ़ेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा एक इसकी एग्जाम्पल के बारे में हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन के अंदर जो इसकी एग्जाम्पल है ये कार्बन है। कार्बन की ये जो 4 उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और ये हाइड्रोजन के एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो उनके अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं और यहाँ पे उनके दरमियान में ये जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी ना, उनके दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड आ गया और अब हम इस फॉर्म को हम CH4 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास
कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट वन जो हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टर्म है वो है हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। डेरिवेटिव्स का मतलब है कि हाइड्रोकार्बन से निकलने वाले जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम किसी भी रिएक्शन के अंदर पास आउट करवाते हैं तो हमारे पास जो नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है वो असल में हमारे पास ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स का वो डेरिवेटिव कहलाता है। जैसा कि एक एग्जांपल है मीथेन। हमने मीथेन को रिएक्शन में एक रिएक्शन में प्रोसेस करवाए। हमने मीथेन लिया है और हमने मीथेन को एज अ रिएक्टेंट यूज़ किया है, तो हमारे पास मिथाइल जो है वो हमारे पास एज अ प्रोडक्ट आ गया है और एक हाइड्रोजन के एटम रिलीज हो गया। तो ये जो मीथेन से मिथाइल बना है असल में वो अब डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहलाएगा। अब आगे हम बात करते हैं स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यूज़ करके जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हमारे पास पेट्रोलियम में यूज़ होती है। अब पेट्रोलियम का आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगी कि व्हाट इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वो हमारे पास रॉक ऑयल होता है। पेट्रो मीन रॉक, ओलियम मीन ऑयल। तो ये रॉक ऑयल जो है वो हमारे पास जो हम लोग बाइक्स वगैरह में या हम लोग कार वगैरह में जो भी पेट्रोल को यूज़ करते हैं वो हमारे पास ऐसा नहीं आ जाता, बल्कि वो ऐसा हमें ज़मीन से नहीं मिल जाता, बल्कि हमें मुख्तलिफ ऑयल्स के साथ ये कंबाइन होकर मिला हुआ होता है। जैसे कि डीज़ल के साथ, पेट्रोल के साथ, डीज़ल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल और मुख्तलिफ ऑयल्स वगैरह जो है ये इकट्ठे हमें ज़मीन के अंदर से मिलते हैं, जो फिर हम उसके ऊपर से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं और फिर हम लोग उसको पेट्रोल को, केरोसिन ऑयल को, डीज़ल को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू करते हैं। उसके अलावा पेट्रोकेमिकल सब्सटेंसेस जो हैं जितनी भी इथाइलिन होगी, बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये सब भी हम लोगों के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही इसके अंदर एक मेजर रोल प्ले करती है। और उसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जितनी भी मेडिसिन वगैरह हैं उन सब में भी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल है। अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।